नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है नितिन पटेल। मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ओलियम के बारे में। ये वीडियो पूरा डिटेल में होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आप लोग जानोगे ओलियम क्या होता है, कितने टाइप्स के ओलियम होते हैं, ओलियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ओलियम हमारे बॉडी को कैसे हार्मफुल हो सकता है, एटमॉस्फेयर को में कैसे हार्मफुल हो सकता है, हम ओलियम को जब भी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अपने को पहनने हैं और हम लोग ओलियम को कैसे सेफली हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो दोस्तों, ओलियम एक फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग बोलते हैं एसिड का राजा। सल्फ्यूरिक एसिड इज ए किंग ऑफ एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 और जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम लोग जब SO3 को डिज़ोल्व कर देते हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा, तो वो बन जाता है ओलियम। इसीलिए हम लोग उसको हाईली कोरोसिव होता है दोस्तों। और जब भी एक एक्सपोजर टू एयर होता है तो ओलियम में से क्या निकलता है, इट एमिट्स सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का वहाँ पे फ्यूम्स निकलता है दोस्तों। और ओलियम यूज्ड इन वेरियस अप्लायंसेस, हर जगह दोस्तों ओलियम का यूज होता है। बहुत सारी इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड्स में और डाई वगैरह में ओलियम का हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। अभी हम लोग ओलियम के कंपोजिशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एक्स्ट्रा एडिशनल SO3 को हम लोग डिज़ोल्व कर देते हैं, तो H2SO4 प्लस SO3 यानी कि हो गया H2SO7, दैट इज ओलियम। और ओलियम का अलग अलग कंसंट्रेशन होता है। सपोज अपन बोलते हैं कि 10% ओलियम है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड है विच कंटेन्स एक्स्ट्रा 10% SO3। हम बोलते हैं 20% ओलियम है, यानी कि वो एसिड के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 20% एक्स्ट्रा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड उसके अंदर डिज़ोल्व होता है। तो वैसे हम लोग ओलियम को डिफाइन कर सकते हैं। अभी मेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं ओलियम की। तो ओलियम जो है ना, उसका अपीयरेंस, वो दिखता कैसा है, तो ओलियम इज ए क्लियरली टू स्लाइटली क्लाउडी उसका कलर होता है। और ऑयली लिक्विड जब होता है तो इट कैन रेंज फ्रॉम कलरलेस टू पेल येलो टाइप का उसका कलर होता है। उसका ऑर्डर यानी कि उसका स्मेल अगर ओलियम का मैं बताऊँ तो इट एमिट्स वेरी स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल दोस्तों आता है और उससे अपने को रेस्पिरेटरी ट्रैक को एक थोड़ा सा इरिटेशन फील होगा दोस्तों। ओलियम की डेंसिटी इज़ हायर देन वाटर, तो जब भी ओलियम पानी में मिक्स होगा तो वो डेंसर है। जब भी लीक होता है SO3 तो इट इज़ हैवियर देन एयर, तो वो भी लोअर एटमॉस्फेयर में वो स्प्रेड होता है दोस्तों। उसके बाद ओलियम का रिएक्टिविटी अगर हम लोग देखा जाए तो ओलियम रिएक्ट्स वायोलेंटली विथ वाटर। जब भी वाटर के साथ मिक्स होगा तो वायोलेंटली वहाँ पे रिएक्शन होगा। इट ऑल्सो रिएक्ट वायोलेंटली विथ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड बेसिस, रिलीजिंग हीट एंड पोटेंशियली कॉज ऑफ हजार्डस सिचुएशन। जैसे ही दोस्तों रिएक्शन होगा तो वहाँ पे हीट लिबरेट होती है। ये हमने डिस्कस कर लिया कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ओलियम। अभी मेन उसकी जो हजार्डस प्रॉपर्टी है उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो पहला जो ओलियम का हजार्डस प्रॉपर्टी है दैट इज कोरोसिविटी। ओलियम एक बहुत ही कोरोसिव केमिकल है दोस्तों। जैसे ही वो कोई मेटल, ऑर्गेनिक मटेरियल्स या ह्यूमन टिश्यू के कांटेक्ट में आ गया तो तुरंत ही दोस्तों वहाँ पे सीवियर बर्न हो जाएगा, वहाँ पे आपको ब्लिस्टरिंग हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी। यानी कि ओलियम एक कोरोसिव केमिकल है दोस्तों। जो भी पाइपलाइन के अंदर ओलियम कैरी करते हैं या जो वेसल के अंदर हम लोग ओलियम रखते हैं उसके अंदर कभी भी पानी नहीं डालना। अगर आप पानी डालोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा और उसका डाइल्यूशन हो जाएगा, तो उससे कोरोसिविटी और बढ़ जाती है दोस्तों। सेकंड जो मेन केमिकल प्रॉपर्टी उसकी हजार्डस प्रॉपर्टी है दैट इज इट एमिट्स टॉक्सिक फ्यूम्स। ओलियम रिलीज सल्फर ट्राइऑक्साइड दैट इज वेरी टॉक्सिक गैस व्हेन एक्सपोज टू एयर। अगर कोई डब्बे के अंदर या कोई वेसल के अंदर ओलियम को हमने स्टोर करके रखा हुआ है तो उसके अंदर क्या होगा,
सल्फ्यूरिक एसिड होगा 100%, 98% से ज़्यादा, प्लस उसके अंदर क्या होगा, SO3 जो गैस होता है वो उसके अंदर डिजोल्व होगा। जैसे ही आप उसको लिबरेट करोगे, उसको ओपन करोगे, तुरंत ही वो गैस लिबरेट होना शुरू हो जाएगा। और वो कौन सा गैस होगा, SO3, यानी कि SO3 इज हाईली टॉक्सिक गैस। दिस फ्यूम्स, जो फ्यूम्स निकलते हैं, दैट हाईली इरिटेट्स, और अपने को रेस्पिरेटरी में वो बहुत ही इश्यू करेगा, इनहेलेशन होगा सर, पूरा इधर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और अगर हमारा ज़्यादा लंबा एक्सपोजर होता है SO3 फ्यूम्स के साथ, तो उससे हमारे लंग्स को भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि जैसे SO3 गैस हमारे लंग्स में गया और हमारा जो ट्रैक होता है वहाँ पे मॉइस्चर होता है, तो वाटर और SO3 जैसे ही मिक्स होगा, जो मॉइस्चर होगा और SO3, तुरंत ही वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों बन जाएगा। और आप सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड कितना डेंजरस है दोस्तों। तीसरा एक केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही हजारस है, दैट इज इट रिएक्ट्स वायोलेंटली विथ वाटर। जैसे वाटर मिक्स होगा ओलियम के साथ, तुरंत ही वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जब भी अपने को मिक्स करना होता है ओलियम और वाटर को, तो उसके अंदर हम लोग वाटर के अंदर ओलियम डालेंगे। उससे क्या होगा कि जो हीट लिबरेट होगी वो वाटर एब्जॉर्ब कर देगा। अगर आपने कोई कंटेनर के अंदर एसिड भरा है और उसके अंदर अगर आपने पानी डाला, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और वैसे भी एसिड जो होता है वो गर्म होता है, ठीक है, तो जो हीट लिबरेट होगी वो ले नहीं पाएगा, और उससे क्या होगा, वहाँ पे स्प्लैटरिंग पूरा वहाँ पे उड़ने लग जाएगा दोस्तों। तो उससे आपको एक्सपोजर होगा, तो आपको हार्म हो सकता है दोस्तों। ओलियम का दूसरा एक हजारडस प्रॉपर्टी है कि दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब क्या होता है कि वो पानी को वहाँ से रिमूव कर देता है दोस्तों। अगर कोई केमिकल के कांटेक्ट में आया तो वो केमिकल के अंदर जो पानी होगा वो ओलियम ले लेगा, डिहाइड्रेट कर देगा। तो एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन दोस्तों उस टाइम पे हो जाता है। और ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, अगर वहाँ पे वो कांटेक्ट में आया तो इट कैन इग्नाइट और डिकम्पोज वायोलेंटली ऑर्गेनिक मटेरियल का दोस्तों हो सकता है। अभी ओलियम जो है वो इनकॉम्पिटिबल केमिकल भी है काफ़ी सारे केमिकल्स के साथ, यानी कि आप ओलियम को वो केमिकल्स के साथ हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर गलती से भी वो दोनों केमिकल मिक्स हो गए तो इट कैन लीड्स टू ए वेरी बिग डिजास्टर दोस्तों। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप ओलियम स्टोर करते हो, हैंडल करते हो, वहाँ पे ये मैं जो बता रहा हूँ वो सारे केमिकल्स नहीं होने चाहिए। यू हैव टू स्टोर देम सेपरेट, उनको दूर दूर आप स्टोर करिए। तो पहला है ओलियम रिएक्ट्स वायोलेंटली विथ बेस। बेस यानी कि जो वहाँ पे रिएक्शन होगा तो इट कैन कॉज एक्सप्लोजन दोस्तों। उसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, उसके साथ भी ओलियम इनकॉम्पिटिबल है, उसका जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है और उससे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। मेटल्स के साथ भी ओलियम इनकॉम्पिटिबल है, जैसे मेटल के कांटेक्ट में आएगा, कोरोजन है, तो वहाँ पे रिएक्शन शुरू हो जाएगा दोस्तों, और वहाँ पे एटमॉस्फेयर में फ्यूम्स भी जनरेट हो जाएगा दोस्तों। ओलियम इज हाईली डेंजरस फॉर एटमॉस्फेयर हजार्ड दोस्तों। इन्वायरमेंटल हजार्ड भी ओलियम का बहुत जाता है। ओलियम इज हार्मफुल टू एनवायरमेंट, स्पिल्स कैन लीड टू सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। जैसे ओलियम अगर स्पिल होता है तो वो वाटर पॉल्यूशन करेगा, एयर को कॉन्टामिनेट करेगा एंड एडवर्सली इफेक्ट द लाइफ्स एंड एनिमल्स। वहाँ पे अगर कोई पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं तो ओलियम एक टाइप का एसिड है, तो उसको जला देगा दोस्तों, एनिमल्स को भी वो नुकसान करेगा दोस्तों। इसीलिए जब भी ओलियम लीकेज होता है तो अपने को उसको कंटेन करना है, उसको स्पिलेज होने नहीं देना है, और उसको जितना आप रेस्ट्रिक्ट करोगे उस स्पिलेज से उतना ही वो एटमॉस्फेयर को कम डैमेज करेगा दोस्तों। ओलियम का हेल्थ इफेक्ट भी दोस्तों बहुत ख़राब है दोस्तों। अगर हम हेल्थ इफेक्ट समझने की कोशिश करेंगे तो कोई भी केमिकल के हेल्थ इफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्यूट इफेक्ट और दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट यानी कि ओलियम उसके साथ तुरंत रिएक्ट करेगा, और क्रॉनिक यानी कि जो रिएक्शन होगा या जो इफेक्ट होगा वो कुछ महीने बाद, साल बाद उसका अपने को दिखेगा। एक्यूट यानी तुरंत अपने को दिखता है, और क्रॉनिक यानी लंबे समय के बाद वो इफेक्ट दिखता है। तो अभी हेल्थ इफेक्ट समझते हैं ओलियम के। तो पहला एक्यूट
अगर इफेक्ट हम लोग समझे तो उसके अंदर आता है स्किन कांटेक्ट। जैसे ही ओलियम हमारी स्किन के कांटेक्ट में आया तो क्या होगा, इट कैन कोज सीवियर बर्न्स, वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे ब्लिस्टरिंग हो जाएगा, तो ये हमारी टिश्यू को डैमेज कर देगा दोस्तों। तो उस टाइम पे अपने को क्या करना है, वी हैव टू वॉश विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। वहाँ पे वाटर से अपने को 15-20 मिनट तक सेफ्टी शावर का इस्तेमाल करना है और आपको कंटिन्यूसली उस पार्ट को वॉश करना है। अगर आपने कोई कपड़े पहना हुआ है, वो ओलियम के साथ एक्सपोजर हुआ है, तो रिमूव दैट क्लॉथ और उसके बाद आप वहाँ पे वॉश करिए। तो जो भी हीट होगी वो धीरे धीरे पूरी डाइल्यूट होके बॉडी से निकल जाएगी और हमारे टिश्यू को कम डैमेज करेगी दोस्तों। अब ओलियम जब आई के साथ, हमारी जब आँखों के कॉन्टेक्ट में आता है तो इट कॉजेज सीवियर इरिटेशंस, वहाँ पे आपको बर्न्स होगा और वहाँ पे चांसेस है कि इट कैन डैमेज परमानेंटली टू आवर आई। अपनी आँखों को दोस्तों परमानेंटली भी डैमेज कर सकता है, अपने को ब्लाइंडनेस यानी कि हम लोग देख नहीं सकते वो परिस्थिति में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको तुरंत ही वहाँ पे पानी से वॉश करना है और दूसरा जितना हो सके उतना जल्दी आपको डॉक्टर के पास जाना है ताकि डॉक्टर उसका एक मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कर सके। और उस टाइम पे जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ तो आपके साथ में जो भी बंदा आया है उसको बोलना है कि सर इसको ओलियम का एक्सपोजर हुआ है, तो डॉक्टर उस हिसाब से आपका बहुत ही जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करे और जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतना आपकी आइस को डैमेज होने की चांसेस संभावना कम हो जाती है दोस्तों। तीसरा हम लोग बात करें कि ओलियम जब हम इनहेल कर देते हैं यानी कि हम लोग श्वास से जब ओलियम अंदर ले लेते हैं तो उससे क्या इफेक्ट आता है दोस्तों। तो ओलियम क्या होता है, SO3 उसके अंदर जो गैस होता है वो लिबरेट होगा और हम लोग जैसे श्वास लेंगे तो जैसे हमारे नोज़ के थ्रू ट्रैक के अंदर जाएगा तो वहाँ पे एक मॉइस्चर होता है और जैसे मॉइस्चर ओलियम के जो SO3 होता है उसके कांटेक्ट में आएगा तो और एसिडिक हो जाएगा दोस्तों और उससे क्या होगा, आपको इरिटेशन होगा, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा वहाँ पे आपको कफिंग होने लग जाएगा दोस्तों, आपको ब्रीथ लेने में डिफ़िकल्टी हो जाएगा दोस्तों और इट कैन पोटेंशियल अगर लॉन्ग टर्म आपके कांटेक्ट में आता है तो आपके जो लंग्स होते हैं लंग्स उसको भी दोस्तों वो डैमेज कर देगा दोस्तों। और मेन अगर ओलियम हम गलती से इंजेक्शन यानी कि हमने अंदर खाने में अगर ले लिया तो दोस्तों क्या होगा, तो दो ए लेस कॉमन ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों, लेकिन अगर हमने ओलियम इंजेक्शन कर दिया तो इट सीवियरली बर्न हमारे माउथ में, थॉट में, स्टमक में बहुत ज़्यादा सीवियरली बर्न होगा दोस्तों। आपको इंटेंसिव पेन होगा, आपको वॉमिटिंग जैसा होने लग जाएगा और उससे दोस्तों एक फैटल इंजरी भी, आपकी जान भी दोस्तों जा सकती है। तो ये सारे हमने डिस्कस किए एक्यूट हजार्ड्स ऑफ एक्सपोजर टू ओलियम। अभी हम लोग क्रॉनिक इफेक्ट के बारे में समझने की बात करते हैं। आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे ओलियम का जो SO3 गैस है उसका आपको कंटिन्यूस थोड़ा बहुत एक्सपोजर रहता है तो लंबे समय के बाद आपको क्या वहाँ पे दिक्कत आ सकती है आपकी बॉडी में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉनिक एक्सपोजर में। तो प्रोलॉन्ग एंड रिपीटेटिव एक्सपोजर आपका जब होगा तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इश्यू आपको आ जाएंगे, आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे आपको इश्यू आने लग जाएंगे और उसके अंदर दोस्तों ब्रोंकेटाइसिस भी आ जाएगा दोस्तों। आपका जो लंग्स है उसका कैपेसिटी दोस्तों कम हो जाएगा। आप थोड़े बहुत भी दौड़ोगे, चलोगे, एक्सरसाइज करोगे तो तुरंत आप हांफने लग जाओगे, तो आपका लंग्स का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। एंड परसिस्टेंट एक्सपोजर कैन ऑल्सो एक्साबरेट, मतलब कि अगर आपको कंटिन्यू वहाँ पे एक्सपोजर होगा तो एक्सबारेट एंड कंडीशन तो अस्थमा भी आपको वहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों ओलियम के एक्यूट एंड क्रॉनिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया। अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप ओलियम को हैंडल करो, ठीक है, सेफली हैंडल करना है, तो उस टाइम पे आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, जो हम लोग बोलते हैं PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। दोस्तों आप लोग पहनोगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपके हेल्थ को बहुत कम नुकसान करेगा, आपका एक्सपोजर है वो कम कर देगा दोस्तों। तो पहला जो PPE बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लैब कोट या केमिकल रेजिस्टेंट एप्रॉन। आप जो एप्रॉन पहनोगे वो केमिकल रेजिस्टेंट होना चाहिए दोस्तों, वो PVC का होना चाहिए, PVC शूट हम लोग बोलते हैं, या
अलग अलग कंपनी अलग अलग टाइप्स के जो ब्रांडेड शूट बनाती है पीवीसी के, वो आप लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, वो आपकी स्किन को और आपके क्लोथ को प्रोटेक्ट करेगा दोस्तों। उसके बाद आप जो हैंड ग्लोव्स आते हैं, वो हैंड ग्लोव्स भी अपने को पीवीसी के पहनने हैं ताकि वो रेजिस्टेंस हो सके ओलियम के एक्सपोजर के साथ दोस्तों। तीसरा है गोगल्स या फेस शील्ड, वो भी आपको वहाँ पे पहनना है ताकि गलती से भी ओलियम का अगर स्प्लैश होता है तो आपके फेस पे और स्किन के ऊपर डायरेक्टली उसका एक्सपोजर ना आए। रेस्पिरेटरी पीपीज यानी कि हम लोग हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपने को वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप कोई प्लांट के अंदर काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप एयरलाइन रेस्पिरेटर पहन सकते हो, एक कन्फाइंड अगर एरिया में वहाँ पे आपको काम करना है उसी एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आता है तो वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन जो एयरलाइन रेस्पिरेटर होता है वो पहनने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे आपको पहनना पड़ेगा BA सेट, ताकि आप इमरजेंसी में कितने भी दूर भागना है वो भाग सकते हो। तो वहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन भी लेना बहुत ही ज़रूरी है। एंड प्रोटेक्टिव फुटवेयर यानी कि वहाँ पे आपको सेफ्टी शूज़, गम बूट्स वो भी पहनना बहुत ही ज़रूरी है। आप जब भी ओलियम के वहाँ एक्सपोजर में काम करो तो उस टाइम पे आपको सेफ्टी हेलमेट पहनना भी ज़रूरी है। तो ये जो मैंने सारे आपके साथ जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो एक्सप्लेन किए वो आपको डेफिनेटली यूज़ करना है जब भी आप ओलियम को हैंडल करते हो। अभी दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सेफ हैंडलिंग प्रोसीजर। जब भी आप ओलियम को हैंडल करते हो तो आपको क्या सेफ्टी रखना है, क्या सेफ्टी ऑपरेशंस आपको हैंडल करना है, वो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो उसके अंदर आप ये समझिए कि ओलियम अगर आप हैंडल करते हो तो कभी भी दोस्तों वो आपके बॉडी के कांटेक्ट में आ सकता है, वो कभी भी एटमॉस्फेयर को वो एक्सपोज हो सकता है। तो पहला आपको केयरफुली ट्रांसफ़र करना है दोस्तों। अगर आप लैब के अंदर काम करते हो तो यूज़ ग्लास या एसिड रेजिस्टेंट कंटेनर फॉर ट्रांसफरिंग ओलियम। लैब के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। और मेटल कंटेनर्स आपको वहाँ पे यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो तुरंत ही रिएक्ट हो जाएगा दोस्तों। फिर आप जब भी कोई केमिकल मिक्स करते हो, ओलियम या वाटर को डाइल्यूशन करते हो, तो आपको स्लोली मिक्स करना है ताकि उससे जो भी हीट जो लिबरेट होती है वो कंज्यूम हो सके दोस्तों। आपने तुरंत ही फटाफट मिक्स करने की कोशिश करिए तो वहाँ पे वायोलेंट रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों। तीसरी बात स्पिल प्रिवेंशन। आपको ये ध्यान रखना है कि ओलियम का अगर स्पिलेज होता है तो वहाँ पे सेकेंडरी कंटेनमेंट होना चाहिए ताकि वो डायरेक्टली एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर और सॉइल के एक्सपोजर में ना आए। तो वो भी आपको वहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। लैब के अंदर आप जो भी या प्लांट के अंदर जहाँ पर भी आप ओलियम ने स्टोर किया हुआ है वहाँ पे आपको क्लियरली वहाँ लेबल लगाना है कि इसके अंदर ओलियम है। हो सके तो वहाँ पे NFPA डायमंड लगाइए ताकि दूर से अपने को क्लियरली पता चल जाए कि ये ओलियम है, उसके क्या क्या हज़ार्ड्स है वो आपको NFPA डायमंड से क्लियरली दोस्तों पता चल जाएगा। वहाँ पर आप सेफ्टी साइनेज में डिस्प्ले कर सकते हैं जिसके अंदर ओलियम के हज़ार्ड्स लिखे हुए हैं और ओलियम के साथ अगर एक्सपोजर होता है तो वहाँ पे क्या आपको करना है, वहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये सारे अपने को सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होते हैं दोस्तों। इतना सब करने के बाद भी अगर कोई हादसा हो जाता है तो आपको वहाँ पे इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस आपका होना चाहिए दोस्तों। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, ओलियम के साथ एक्सपोजर होता है तो आपको वहाँ पे क्या करना है वो भी अपने को क्लियर पता होना चाहिए। तो पहला, अगर ओलियम आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो यू हैव टू वॉश विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। कम से कम 15-20 मिनट तक आप पानी से अपने जो भी बॉडी को कांटेक्ट में आया है उसको वॉश करिए। अगर आई के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत ही वॉश करिए और डॉक्टर की हेल्प लीजिए। तो ये सब आपको वहाँ पे ध्यान रखने की दोस्तों ज़रूरत पड़ती है। अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ओलियम का स्टोरेज और डिस्पोजल कैसे करेंगे। जब भी आप ओलियम को स्टोर करते हो, लैब के अंदर स्टोर करते हो या प्लांट के अंदर जब भी हम लोग स्टोर करते हैं
तो जो स्टोरेज होता है वो एकदम टाइट होना चाहिए, एयर टाइट आपको वहाँ पे स्टोर करना है। और जो कोरोजन रेजिस्टेंस कंटेनर आपका होना चाहिए वो कॉम्पिटेबल विथ ओलियम होना चाहिए। अगर कोई मेटल के साथ आपने स्टोर किया तो वहाँ पे रिएक्शन दोस्तों होना शुरू हो जाएगा। और आपको वहाँ पे जो इनकॉम्पिटेबल केमिकल्स हमने डिस्कस किए उसके साथ कभी भी ओलियम को स्टोर नहीं करना है, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, बेसिस हो गए। और ओलियम को हमेशा कूल, ठंडे और ड्राई प्लेस में अपने को स्टोर करना है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ओलियम का डिस्पोजल। अगर आपने कुछ ओलियम यूज़ करने के लिए लाए हैं, अभी उसका यूज़ नहीं रहा है, छोटी क्वांटिटी में है, तो आप उसको कैसे डिस्पोज करोगे। तो डिस्पोजल हम जब भी ओलियम का करते तो आपके वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस अथॉरिटी के होते हैं वो आपको वहाँ पे फॉलो करने होते हैं दोस्तों। अगर स्मॉल अमाउंट में ओलियम है तो अपने को उसको पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा बेसिस के साथ, और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तभी आप उसको डिस्पोज कर सकते हो। अगर आपके पास ओलियम लार्ज क्वांटिटी में है और अभी आपके वो काम का नहीं है तो फिर आप उसको जब डिस्पोज करने जाओगे तो जो प्रोफेशनल जो कंपनी होती है ऐसे हजारस केमिकल्स को डिस्पोज करने के लिए, उनको आपको वो देना पड़ेगा, तभी आप उसको डिस्पोज कर पाओगे। आप उसको कहीं पर भी फेंक नहीं सकते दोस्तों, अदरवाइज वो एयर कॉन्टामिन मतलब आपका लैंड कॉन्टामिनेशन हो जाएगा और आप पे लीगल प्रोविज़न भी वहाँ पे हो सकता है दोस्तों। तो ये सारे आपने ओलियम्स के बारे में जाना। अभी दोस्तों आप थोड़ा समझ लो कि ओलियम यूज़ कहाँ पे होता है। ओलियम का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी सारे इंडस्ट्री में ओलियम यूज़ होता है। अगर हम लोग बात करें तो ओलियम इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम के अंदर आप पानी को ऐड करोगे तो वो सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों बनेगा, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में दोस्तों ओलियम हेल्पफुल होता है। दूसरा दोस्तों, ओलियम इज़ यूज़फुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स दोस्तों। वहाँ पर भी आपको ओलियम जो सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू हेल्पफुल करेगा दोस्तों। ओलियम इज़ हेल्पफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्रोलैक्टम्स। नायलॉन को बनाने में भी ओलियम कहीं ना कहीं दोस्तों यूज़ होता है दोस्तों। उसके बाद सल्फोनेशन प्रोसेस होता है, उसके अंदर भी ओलियम यूज़ होता है, और वो डिटर्जेंट, डाइज एंड अदर सल्फोनेटेड प्रोडक्ट्स बनाने में दोस्तों ओलियम यूज होता है। केमिकल सिंथेसिस में भी ओलियम यूज होता है। वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सिंथेसिस जो प्रोसेस होते हैं वहाँ पर भी ओलियम यूज होता है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, आप ओलियम के एक्सपर्ट बन गए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, और आप चाहते हो कि आपके दोस्तों को भी ओलियम की सेफ्टी के बारे में पता चले तो उनको शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए ताकि लोग सेफली काम कर सकें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे ही वीडियो के एमोनिया के बारे में, क्लोरीन के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आपको दोस्तों डिस्प्ले में मिल जाएगा। और दोस्तों मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। आशा करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। जय हिंद।